हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में आपने हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप पर डिस्कस कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए प्रिज्म, लेंस एंड मिरर का कैसा बिहेवियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिहेवियर ऑफ प्रिज्म देखते हैं। माना कि यहां पे कोई प्रिज्म है, कोई प्लेन वेव फ्रंट आकर के इंसिडेंट होता है इस पर, इस तरीके से कोई प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। वेव फ्रंट के बजाय मैं दो रेज को इंसिडेंट करा रहा हूं। वेव फ्रंट आ रही है ए बी, दो रेज आकर के इंसिडेंट हो रहे हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, दो रेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट होती है। जरा आप थिंक कीजिए, वेव फ्रंट ए बी का पार्ट भी प्रिज्म में पहले एंटर करेगा। तो प्रिज्म का जो पोर्शन ये पार्ट है, मान लीजिए प्रिज्म पी क्यू आर है, तो प्रिज्म का पार्ट जो क्यू है सबसे पहले एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करेगा और ये इसके अंदर ट्रेवल करेगी और इस सेकेंडरी वेव की स्पीड इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो कोई यहां पर होगा, यहां से सेकेंडरी वेव निकल रही है जो, उसकी स्पीड यहां वाले कंपैरिजन में कम होगी, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर तो रे एयर में ही है, वेव फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है एवं पोर्शन जो है एयर में ही है, तो उस पार्ट का जो स्पीड है वो ज्यादा है, यहाँ का स्पीड सेकेंडरी वेव की स्पीड कम है। इसी वजह से यहां निकल गई, यहाँ भी स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ की स्पीड कम होगी। यानी एक बात देखा जाए कि यहाँ वाली रे आगे बढ़ जाएगी स्पीड ज्यादा होने की वजह से। जितनी देर में यहाँ रे यहाँ पहुंच जाएगी, हो सकता है उतनी देर में हमारी रे यहीं पहुंचे। तो ओवरऑल देखा जाए वेव फ्रंट ऐसे आता है। रे तब ऐसे नहीं कंसिडर की जाती है, तब रे ऐसा कंसिडर किया जाए क्योंकि रेज जो होती हैं परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होती हैं। बताओ यहां से चल रही रे स्पीड कम होने की वजह से कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, यहाँ वाली ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। लेकिन रे कभी भी होती है तो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती है। इसलिए वेव फ्रंट ए डैश बी डैश जो मैं बात कर रहा हूँ इमेज फ्रॉम द प्रिज्म, वो अगर टिल्टेड है तो यहाँ पर रे जो होगी वो भी टिल्टेड होगी और इस तरीके से होंगी। मतलब इनको हम दिखाने की कोशिश करें तो सीधे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको एहसास हो गया है कि वेव फ्रंट जो होगा थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होगा, है ना, तो यहाँ से रे जो है थोड़ी सी इस तरह से टिल्टेड दिखाएंगे। इस प्रकार से रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट ए डैश बी डैश। ठीक है, शुरुआत में हमको नहीं पता था कि वेव फ्रंट कैसा होगा, लेकिन हमने एजम्पशंस जो थे, जो हमने थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, उसके बेसिस पे हमने बताया कि यहाँ से जो आ रही नीचे वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, ऊपर वाली वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इसमें जो वेव फ्रंट आएगा डेफिनेटली वो टिल्टेड आएगा, है ना तो हॉरिजॉन्टल ना तो वर्टिकल, इंक्लाइंड होगा। तो वेव फ्रंट इंक्लाइंड होगा तो रेज भी हॉरिजॉन्टल ना होकर के वो भी इंक्लाइंड होगी। तो शायद यही वजह है कि प्रिज्म से जब लाइट रे बाहर निकलती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या? डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से प्रिज्म से कोई प्लेन वेव फ्रंट पास करेगा तो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, झुक जाएगा। आइए बात करते हैं लेंस की, बिहेवियर ऑफ लेंस।
ऑफ लेंस। लेंस की जरा बात करिए, सोचिए लेंस के बारे में क्या बातें हो सकती हैं। ऐसा ही प्लेन वेव फ्रंट में यहां भी दिखा रहा हूं, ए बी आकर के इस पर इंसिडेंट होना है। जरा आप विचार कीजिए, वेव फ्रंट ए बी की न्यू पोजीशन यहां पे है। सबसे पहले वेव फ्रंट का मिडल पार्ट जो है कहां पहुंच गया, लेंस के भीतर पहुंच गया, और सबसे बाद में बाहर आएगा। जो मिडल पार्ट ऑफ वेव फ्रंट ए बी है, सबसे पहले लेंस के अंदर इंटर करेगा और सबसे पहले वो पार्ट बाहर आएगा। यानी मिडल पार्ट की स्पीड सबसे कम हो जाएगी और बाहर वाले पार्ट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ये बाहर वाले पार्ट को लेंस के भीतर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उतने समय में बाहर वाली रेज ज्यादा, मतलब देखो रेज के बारे में बात की जाए, ऐसे रे आकर के इंसिडेंट हो रही है, एक बीच की रे है, यहां वाली रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगी, ये वाली कम ट्रेवल कर पाएगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ओवरऑल देखा जाए वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, है ना। रेज इस तरीके से ट्रेवल की है, वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। और जब वेव फ्रंट कर्व हो गया तो ये रेज जो है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट होनी चाहिए, यानी इनको रेज को फिर हम ऐसे ना बना करके परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये रेज कहीं जा करके एक पॉइंट पर मिलने की कोशिश कर रही हैं, हमको ऐसा फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट में बदल गया। कैसे वेव फ्रंट में बदल गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट में बदल गया, है ना, कन्वर्जिंग नेचर में आ गया। आई बात समझ में? तो यही वजह है जब कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल रेज बाहर आती हैं, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि इस वेव फ्रंट ए बी का मिड पार्ट सबसे पहले लेंस में एंटर करता है और इससे निकलने वाले सेकेंडरी वेव सबसे ज्यादा टाइम तक लेंस के भीतर ट्रेवल करती हैं। बाहर वाली जो पोर्शन है वेव फ्रंट का सबसे बाद में एंटर करता है, लेंस के भीतर सेकेंडरी वेव बड़ी कम टाइम तक चलती हैं, तो जल्दी से बाहर आती हैं, तो बाहर फिर सेकेंडरी वेव जो प्रोड्यूस होती है उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इसके लिए हम वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से वेव फ्रंट हमारा आता है। यहाँ पर डिस्टेंस कम ट्रेवल हो पाती है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रहती है। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, इसलिए मैंने कन्वर्जिंग नेचर में शो करी है, दिखाया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से लेंस वेव फ्रंट को प्लेन से कन्वर्जन टाइप को बना दिया है। आइए मिरर की बात करते हैं। सब हम कॉन्केव मिरर को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले कॉन्केव मिरर, ये देखिए कोई कॉन्केव मिरर है, मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है मतलब इंसिडेंटिंग रेज आर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, इंसिडेंटिंग रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द प्लेन मिरर। ध्यान दीजिए, इस वर्टिकल वेव फ्रंट एबी का कौन सा पोर्शन सबसे पहले मिरर को टच करेगा? सबसे पहले एंड्स ए एंड बी, सबसे पहले एंड्स ए एंड बी मिरर को टच करेंगे। जैसे ही एंड्स मिरर को टच कर देंगे वैसे ही मिरर का ये पार्ट सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। देखिए यहां से भी सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस हो रही है ना। एंड्स जैसे ही मिले सेकेंडरी वेव का प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, लेकिन मिडल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट टचेस द मिरर एट लास्ट, सबसे अंत में जो है टच करेगा, तो इसका जो मिड पार्ट है सबसे लास्ट में सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। ओके,
और अब इन सेकेंडरी वेव्स का हम एनवलप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर एनवलप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यानी सेकेंडरी वेव के सरफेसेस को टच करता हुआ एक प्लेन, या यहां पे कर लो कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से कन्वर्जिंग नेचर का कर्व आएगा। इस तरह से कन्वर्जिंग नेचर का कर्व आएगा, यानी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये होगा। इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट का जो पूरा पोर्शन मिरर पे आ चुका है, उसके जस्ट आफ्टर जो वेव फ्रंट हमें मिल रहा है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कन्वर्जिंग नेचर का है। कैसे नेचर का है? कन्वर्जिंग नेचर का है। और स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, रेज ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, रेज विल बी परपेंडिकुलर टू दिस स्फेरिकल या कर लो सर्कुलर वेव फ्रंट, तो हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड वेव्स। रिफ्लेक्टेड वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ऐसे तो इस प्रकार से पैरेलल रेज कन्वर्जिंग नेचर की कैसे हो जाती है कॉन्केव मिरर के द्वारा, आपने देख लिया ना। ये सेकेंडरी वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसके बेसिस पे हमने आराम से इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है ना, कि भाई क्यों कन्वर्ज करता है ये। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने बताया हुआ था जब रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था कि ये कैसे कन्वर्ज होती हैं। जितने एंगल पे आती हैं उतने एंगल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट होती हैं उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं। बट ऐसा क्यों? लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा क्यों? इस बात का भी एक्सप्लेनेशन हम वेव थ्योरी के बेस पर कर दिया हमने। वेव थ्योरी के बेसिस पर हमने इस बात का भी एक्सप्लेनेशन कर दिया कि लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर क्यों रिफ्लेक्ट होती है। इस बात को हमने वेव थ्योरी के बेसिस पर प्रूव भी किया हुआ था। यहाँ भी मैंने बता दिया आपको ये सेकेंडरी वेव के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, और अब आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है हमें कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ये जो टर्म है दो अलग अलग सोर्सेस को एक दूसरे से रिलेट करता है। क्या होता है ना, कभी कभी एक ही मीडियम में 2 और मोर देन 2 सोर्सेस की लाइट आती है। कभी कभी किसी एक ही मीडियम में 2 और मोर देन 2 सोर्सेस की लाइट आती है। तो उन लाइट के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, उसके फलस्वरूप उसके रिजल्ट में कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उसी लिए हमें पढ़ना है कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए, कोई भी सोर्स है लाइट एमिट करता है, तो पार्टिकुलर सोर्स के द्वारा एमिटेड लाइट की पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है, पार्टिकुलर वेवलेंथ हो सकती है ना। जैसे कोई सोर्स रेड कलर की लाइट एमिट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर से मैच करेगी, वेवलेंथ हमेशा रेड कलर से मैच करेगी। कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो ग्रीन कलर की लाइट एमिट कर रहा है हमेशा, तो उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रीन कलर, यानी जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में जो ग्रीन कलर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी उससे मैच करेगी। इस प्रकार से अलग अलग सोर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसे 2 सोर्सेस जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करते हो, कैसे? सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करते हो। एक बात और क्या? पाथ डिफरेंस की आती है। किसकी? पाथ डिफरेंस। जैसे मैंने बताया अभी कि लेंस वाले केस में मैंने बताया लेंस से बाहर आई रे जो टॉप पोर्शन से आ रही, एंड पोर्शन से जो आ रही रेज ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगी, सेंटर से जो रेज आ रही कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगी। इसे वेव फ्रंट ऐसे कर्व वेव फ्रंट मिलता है। तो पाथ डिफरेंस हुआ कि नहीं? हाँ, अगर ये रेज आकर के यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे से, इसी पॉइंट पे सभी रेज आई हैं, यह वाली रेज भी आई, रे नंबर 1 भी आई, रे नंबर 2 भी आई, रे नंबर 3 भी आई।
हाँ, उसी पॉइंट पे पहुंच रहे तीनों ना, लेकिन क्या तीनों सेम पाथ ट्रेवल करके पहुंच रही हैं? नहीं, एक साथ पहुंच रही हैं तीनों, तभी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्या तीनों सेम पाथ ट्रेवल कर रही हैं? नहीं, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, जिसकी स्पीड कम है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। मीन्स अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही हैं, अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रही हैं। अब इसका द्वारा ट्रेवल पाथ x1 हो, इसके द्वारा ट्रेवल पाथ x2 हो, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस आता है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ये पाथ डिफरेंस होता है। ठीक, ट्रेवल डिस्टेंस x1, ट्रेवल डिस्टेंस x2, इनके बीच में पाथ डिफरेंस होता है x1 माइनस x2। अब फेज डिफरेंस की बात कर लीजिए। वेव का जो फेज डिफाइन किया गया है, देखिए वेव का कर्व कभी भी देखिए तो आप ऐसा ही आता है। आप इसको वेव ना समझिए, इसको आप वेव ना समझिए, ये क्या समझिए, मीडियम के पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, अप डाउन अप डाउन, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम से जीरो, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो। इस तरह से मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वेव इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती है। ये कर्व वेव नहीं बता रहा, ऐसा नहीं कि वेव इसी तरह से बढ़ रही है, ये सिर्फ पार्टिकल के वाइब्रेशन का कर्व बता रहा है। क्या बता रहा है कि शुरुआत में जितने समय में पार्टिकल का एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, जितने टाइम में, ये देखिए कोई टाइम है, हाँ t1 है, t1 टाइम में दिखाई दे रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना, इसे एम्पलीट्यूड ए कहते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इज मैक्सिमम, यानी पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है ना अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है और अब वो वापस आ रहा है, टाइम बीत रहा है, पार्टिकल वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जो है कम होता जा रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कोई टाइम t2 आया तो टाइम t2 पर क्या हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो गया, है ना। ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो ना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर क्या होता है, पार्टिकल डाउन जाना शुरू होता है, जब पार्टिकल डाउन जाना शुरू होता है तो डिस्प्लेसमेंट फिर से बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, अब फिर से मैक्सिमम होता है, इसे -a कहते हैं। पार्टिकल नेगेटिव मैक्सिमम आ चुका है, जहां से देखिए पार्टिकल नेगेटिव मैक्सिमम आ चुका है, अभी वापस लौटना शुरू करता है तो बीच का गैप यानी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, करते 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 हो जाएगा जीरो, यानी यहां पहुंच जाएगा। इस प्रकार से पार्टिकल अब अपने पाथ को रिपीट करने जा रहा है। अभी तक क्या था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, अभी तक अपने पाथ को जस्ट रिपीट नहीं किया, लेकिन अब रिपीट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, दूसरी बार रिपीट हो गया, तीसरी बार रिपीट करेगा, मतलब वन कंप्लीट पाथ क्या हुआ, अप डाउन नेगेटिव मैक्सिमम फिर जीरो, ये वन कंप्लीट साइकिल हुई। वन कंप्लीट साइकिल में लगे टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखा जाए तो टाइम t1 को क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, और t2 को क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। और यहाँ पे जब t3 हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जब नेगेटिव मैक्सिमम है, हाँ, तो कितना आ गया, 3t/4, 4 पार्ट में बटा 3 पार्ट है, और यहाँ पे t। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से वन कंप्लीट टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो फेज क्या बताएंगे, फेज वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा इक्वेशन होता है y = a sin ωt, क्या होता है, a sin ωt। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/T, वैल्यू वहां पुट कर दे तो y = आता है a sin ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2π/T,
इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी की वैल्यू t/4 रखेंगे तो क्या आएगा, y1 a sin 2π/कैपिटल T इंटू t/4। टी से कैंसिल, ये कट जाएगा, y1 इक्वल टू क्या आया, a sin π/2, जिसकी वैल्यू थी 1, यानी y1 इक्वल टू a आ गया। तो बोलो भैया, ये फार्मूला जो है कैलकुलेशन के हिसाब से दे दिया कि जब टाइम की वैल्यू t/4 होगी, टाइम की वैल्यू t/4 होगी, t1 होगा, t/4 होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी a होगा। ऐसे ही अगर t की वैल्यू आप t/2 रखेंगे, स्मॉल t की वैल्यू t/2 रखेंगे, ये फार्मूला क्या दे देगा, ये फार्मूला दे देगा y इक्वल टू 0। ये भी देखिए, t/2 रखेंगे, 2 कैंसिल, tt कैंसिल, sin पाई की वैल्यू 0। अगली बार sin 3π/2 दे देगा, ये रखेंगे तो 3π/2 देगा, माइनस से आएगा, माइनस से मतलब निगेटिव मैक्सिमम। और जब t रखेंगे तो सीधा सीधा 2π आएगा, sin 2π की वैल्यू 0 हो जाती है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको फेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर यही क्वांटिटी होती है जो ओमेगा टी होती है ना, इसी को फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज। कभी कभी ओमेगा टी प्लस 5 क्या करते हैं, क्या करते हैं, ओमेगा टी प्लस 5 क्या करते हैं। और ओमेगा टी प्लस 5 का मतलब क्या, टी इक्वल टू 0 होगा तो फेज। तो ये जो ओमेगा टी प्लस 5 है ना, इसी को फेज कहते हैं। फेज हो गया ओमेगा टी प्लस 5। और टी इक्वल टू 0 होगा तब फेज क्या होगा, ओमेगा टी, इसे फाइ नॉट अगर बोल दें तो ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, तो फेज आएगा फाइ नॉट। समझ रहे ना, फाइ नॉट है इनिशियल पोजीशन। अभी क्या है अगर फाइ नॉट ना होता तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फाइ होगा तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन फाइ नॉट आ जाएगा। और ऐसे केस में जो वेव आएगा, वेव का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। हाँ, इनिशियली वेव का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, टी इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ फेज क्लियर करने के लिए। क्या क्लियर करने के लिए, फेज। तो ओमेगा टी, ये ओमेगा टी फेज है, ओमेगा टी प्लस 5 जो है फाइ नॉट फेज है। अगर 5 0 है तो सोचो जरा इसके बारे में सोचो, इनिशियल फेज अगर ऐसे वेव है तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि वेव मोशन होता है तो उसमें लगभग ऐसी वेव बनती है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, मेन पोजीशन पे होता है, और वहीं से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसलिए हम इनिशियल फेज को 0 लेके चलते हैं इस वाले केस में। तो इसमें जरा विचार कीजिए फेज के बारे में, इसके बारे में, फेज के बारे में। ओमेगा टी की वैल्यू 1 साइकिल कंप्लीट होगी तो कितना होगा, यहाँ पर आफ्टर 1 कंप्लीट साइकिल, मतलब इफ टी इक्वल टू कैपिटल टी देन फेज, क्या फेज, फेज होगा ओमेगा टी 2π कैपिटल टी इंटू टी कट जाएगा इक्वल टू 2π, कितना 2π, यानी वेव यहां पहुंची है तो यहां पर इसका फेज है 2π। अब इसके बीच के पोर्शन को 4 पार्ट में बांटिए, इक्वल पार्ट में। इसको आप लिखेंगे π/2, इसको आप लिखेंगे इसको नहीं, इसको लिखेंगे आप पाई। थोड़ा क्लियर कम हो रहा होगा, रुकिए मैं फिर से देखिए। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे π/2, इसको क्या लिखेंगे पाई, इसे लिखेंगे 3π/2, और ये 2π। समझ रहे ना, कैलकुलेट कर लीजिए। इसी फार्मूले में t की जगह पर t/4 रखिए, क्या रखिए t1, t/4 रखेंगे, t कैंसिल, 2 2 4, π/2 आएगा। और t/2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल, t कैंसिल, पाई आएगा, यहाँ पे पाई लिखेंगे, ऐसे 3π/2। इस तरीके से मतलब जब वेव शुरुआत में देखो, ये देखिए वेव यहां पहुंची है तो यहां पर वेव का फेज है π/2, यहां पर वेव का फेज है π/2। ऐसे ही कोई वेव दूसरी है मान लीजिए
वो यहाँ पे पहुंची है, यहाँ पे पहुंची है, ठीक, यहाँ पे पहुंची है, मतलब इस पॉइंट पर वेव का जो फेज है वो कितना है 3π/2। अब किसी पॉइंट पर वेव इस तरीके से पहुंची है, इसका फेज है π/2। ऐसे ही आप इस पॉइंट की बात कर लीजिए, इस पॉइंट पर वेव का फेज है 3π/2। यहाँ पे फेज कुछ और होगा, यहाँ पे फेज कुछ और होगा, यहाँ पे फेज कुछ और होगा, समझ रहे हैं ना। और दो वेव चल रही हैं, एक मैंने बताया ऐसी चल रही है और दूसरी वेव ऐसे चल रही है। तो यहां देखिएगा भैया, यहां देखिएगा, ये देखिए मैक्सिमम से स्टार्टिंग है इसकी। तो यहां पर इस वेव का फेज 2π है, लेकिन इसका फेज जो है 2π से थोड़ा ज्यादा है। तो दोनों में फेज डिफरेंस है कि नहीं। ये वेव डिस्प्लेसमेंट 0 दे रही है और ये वेव कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दे रही है। एक ही पोजीशन की बात की जाए, माना कि दोनों वेव एक ही मीडियम में एक साथ ऐसा ट्रैवल करना शुरू करी, तो ये वेव 0 डिस्प्लेसमेंट दे रही है, ये वेव समथिंग डिस्प्लेसमेंट दे रही है कि नहीं। यानी दोनों वेव में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की पावर है, दोनों वेव का फेज अलग अलग है। और ये दोनों वेव के फेज का जो डिफरेंस लिया जाएगा तो फेज डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस। इनके फेज का जब डिफरेंस लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस। और ऐसी दो वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट या 0 हुआ करता है, ऐसी दो वेव जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट या 0 हुआ करता है, उन्हें कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेरेंट। ऐसे सोर्सेस जो सेम फ्रीक्वेंसी और 0 या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। और ऐसी वेव्स, ऐसी लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हुआ करती है, उन्हें कोहेरेंट वेव्स कहा करते हैं। भले स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, बहुत मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा झमेला हो। अरे भाई साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग, थोड़ा सा झमेला दिमाग पर नहीं पालेंगे तो नई नई चीजों का इन्वेंशन कैसे करेंगे। आप सिर्फ नंबर पाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, आपको चीजों से उलझना सीखना पड़ेगा। उलझिए, सीधी सीधी बात कोई हो ना, उसको भी आप उलझा के देखिए, उसमें भी उलझिए, उसमें उसको खुरुच के देखिए कि जो सीधी सीधी दिखाई ये सीधी है कि इसके अंदर कुछ टेढ़ा भी है, समझ रहे ना। तो उलझने से ना डरिए। किसमें थोड़ा सा उलझन हुई, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बहुत लॉन्ग में बताया, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो डिटेल में सारी बात समझ में आई होगी कि फेज क्या है और फेज डिफरेंस क्या है और पाथ डिफरेंस क्या है। क्योंकि इस चैप्टर में जिसको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझ में नहीं आया, इसको ये चैप्टर पूरा समझ में आने वाला नहीं है। तो इस चैप्टर को अगर समझना है तो आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए पाथ डिफरेंस के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पाथ डिफरेंस के बारे में यहाँ पर वेव के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ, मैंने कहा डिफरेंट हो सकता है। ऐसे यहाँ पे एक वेव ऐसे आई है, दूसरी वेव ऐसे आई है, दोनों के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ अलग अलग है। लेकिन जरा सोचिए, जब वेव का फेज 2π होगा तो ट्रेवल्ड पाथ कितना होगा। जब वेव का फेज 2π होगा तो ट्रेवल्ड पाथ कितना होगा, जरा सोच के बताइए। फेज कितना 2π, वन वेव कंप्लीट हुई है, एंड द डिस्टेंस इन विच वन वेव इज स्प्रेड आउट, जितने डिस्टेंस में एक वेव स्प्रेड होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस इन विच
वन वेव इज कंप्लीटेड इज नोन एज वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। लैम्डा से डिफाइन करते हैं, ऐसे में डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, नियरेस्ट क्रेस्ट, द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट क्रेस्ट्स और नियरेस्ट ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। सबसे करीब के जो क्रेस्ट हैं या जो सबसे करीब के ट्रफ्स हैं उन्हें उनके बीच डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में आइए, 12th में एंटर कीजिए तो क्या बोलेंगे? कहेंगे कि द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। क्या? once again, the minimum distance between the particles oscillating in same phase is known as wavelength of the wave। जैसे इन पार्टिकल्स की बात कर लो, ये 3 पार्टिकल की बात मैं करवा दूं आपसे पी क्यू आर की, तो तीनों पार्टिकल मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर हैं और तीनों पार्टिकल की एक ही ख्वाहिश है, अब ये नीचे आए। क्या? तीनों पार्टिकल की एक ही ख्वाहिश है, अब ये नीचे आए। तो तीनों सेम फेज में है। कैसे फेज में है? सेम फेज में है। क्योंकि सर कैसे माने? ये तो 2 पाई के बाद समथिंग 2 पाई प्लस पाई बाय 2, तो ये 4 पाई प्लस पाई बाय 2 सेम फेज में कैसे? तो भैया वेव के लिए 2 पाई के बाद उसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है बात। इसलिए 2 पाई प्लस पाई बाय 2 में से आप 2 पाई को माइनस कर दीजिए तो सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ पाई बाय 2 पर ये है, पाई बाय 2 पर फेज में ये है। तो दोनों वेव सेम फेज में माने जाएंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, साथ साथ नीचे आने जा रहे हैं। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। यहाँ के पार्टिकल की बात कर लीजिए, इसकी बात मत करिएगा, ये नहीं चलेगा। क्यों? सेम हाइट पर है, पर इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, इसकी टेंडेंसी है नीचे आने की, बट इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। और ये पार्टिकल नीचे, वेव आगे बढ़ रही है ना, तो क्रिस्ट अब आगे बढ़ेगा, क्रिस्ट आगे तभी बढ़ेगा जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की। ये दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे? सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 particles, the minimum distance between 2 particles vibrating in same phase is known as wavelength of the wave. Okay students, तो वेवलेंथ की बात आई तो समझिएगा फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है, वेव रिपीट करना शुरू कर देती है। अब पाथ लेंथ, ट्रेवल्ड पाथ लैम्डा हो जाती है, तो उसके बाद वेव अपने पाथ को रिपीट करना शुरू कर देती है, अपने बिहेवियर को रिपीट करना शुरू कर देती है। यानी हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस 2 पाई इज इक्वल टू पाथ लेंथ लैम्डा। 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू पाथ लेंथ लैम्डा। यही है फेज में रिलेशन। तो यूनिट फेज डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा बाई 2 पाई पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर 2 वेव के बीच की बात करूं, 2 वेव, फेज डिफरेंस अगर 2 पाई का होगा तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा। ऐसे ऐसे, ठीक। एक वेव यहां से चली है, यहां पहुंच गई है, दूसरी वेव अभी सिर्फ इतना चली है, तो दोनों वेव के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? लैम्डा। दोनों वेव के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है? लैम्डा। फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो फेज डिफरेंस 2 पाई करेस्पॉन्ड्स टू पाथ डिफरेंस लैम्डा। ये फेज डिफरेंस अगर होगा तो ये क्या होगा?
पाथ डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अब पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समझे ना? तो अब मैं कॉलम बना करके आपको समझाऊं। फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई, अब पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा होगा। फेज डिफरेंस यूनिट होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दे, यूनिट बनेगा यहाँ पे लेमडा बाई 2 पाई। यानी फेज डिफरेंस अगर यूनिट होगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 पाई होगा, और फेज डिफरेंस अगर फाई होगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई होगा। पहले 2 पाई से डिवाइड किया दोनों में, फिर क्या किया, फाई से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, फाई यहाँ। यानी अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई होगा, वेयर फाई शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। किसमें मेजरमेंट होना चाहिए? फाई का रेडियन में होना चाहिए। और इसी को उल्टा अगर आपको करना हो, पाथ डिफरेंस अगर यूनिट होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा होगा। अब पाथ डिफरेंस अगर एक्स होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत काम की बात मैं आपको बता दिया हूं। क्या बता दिया हूं? यही कि पाथ डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या है, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स मैं सिंपल सी बात आपको बताने जा रहा था, कोहेरेंट सोर्स क्या है। अब कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए लेक्चर काफी लेंदी हो गया, तो ठीक है, इस लेक्चर में आप सिर्फ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस तक समझिए। अगले लेक्चर में आपको मैं बताता हूं कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद। बने रहिए इन फिजिक्स विद राहुल गिरी और कंटिन्यूअस लेक्चर को देखते रहिए और नोट्स बनाते चलिए।